हेलो 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 नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज है सेकंड पार्ट आयुष का में अध्याय हम पढ़ रहे हैं अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, पहला चैप्टर, प्रथम चैप्टर। तो इसका हम आज सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। सेकंड पार्ट में जैसे कि मैंने आपको पहले पार्ट के लास्ट वीडियो में बताया था, इस पार्ट में आयुर्वेद के सारे इंपॉर्टेंट जो बेसिक कंसेप्ट जो कि आपको इस लेवल पे एज अ बिगिनर पता होने चाहिए, जानने चाहिए, जो कि आपको आगे हर एक ईयर में, चाहे फर्स्ट प्रोफेशनल, सेकंड प्रोफेशनल, थर्ड प्रोफेशनल, हर एक सब्जेक्ट में, तीनों ईयर के हर एक सब्जेक्ट में ये बेसिक कंसेप्ट आपको लगने वाले हैं। बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। तो बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं, लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल जरूर सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा आयुर्वेद का अवतरण। तो आयुर्वेद का अवतरण क्या दिया? ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद को स्मरण किया। देखो, आयुर्वेद अनादि शाश्वत है। आयुर्वेद को ना किसी ने बनाया और ना ही आयुर्वेद को कोई नष्ट कर सकता है। जिस तरह से हमारा ये जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड नहीं, जिस तरह से हमारा ये जो सनातन है, सनातन शाश्वत है, उसको कोई मतलब उसका ना आदि है ना अंत है। उसी प्रकार आयुर्वेद शाश्वत शास्त्र है, न इसे किसी ने बनाया, ना इसका कभी अंत होगा। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद को बनाया नहीं, ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद को सिर्फ स्मरण करके दक्ष प्रजापति को वो ज्ञान दिया। दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को ज्ञान दिया, अश्विनी कुमार ने देवराज इंद्र को ज्ञान दिया, देवराज इंद्र ने अत्रि पुत्र महर्षि, ये कौन है ये आत्रेय, है ना, और फिर पराशर हरित, इनके 6 शिष्य है। तो अभी के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है। इसकी भी एक बढ़िया ट्रिक आपको मैं बताता हूं। इसकी ट्रिक है विदाई। वो शादी वाली विदाई नहीं, यहाँ पे इस विदाई पे वापस आते हैं। बी फॉर ब्रह्मा, पहले ब्रह्मा ने आयुर्वेद को स्मरण किया, ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद को स्मरण किया। फिर दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा के बाद डी, दैट इज दक्ष प्रजापति। डी के बाद क्या है? अश्विनी कुमार, दैट इज ए, और लास्ट में है इंद्र। तो विदाई फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूं। विदाई ब्रह्मा जी, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार और इंद्र। ठीक है, 2 सेकंड रुकिए, लैपटॉप की चार्जिंग कम हो रही है, मैं चार्जिंग को लगा के आता हूँ, 2 मिनट। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेकंड, अष्टांग हृदय का स्वरूप। क्या है अष्टांग हृदय का स्वरूप? महर्षि वाग्भट का कथन है कि महर्षि वाग्भट अष्टांग हृदय के रचयिता, जिन्होंने अष्टांग हृदय यह संहिता लिखी वह है आचार्य वाग्भट। तो महर्षि वाग्भट का कथन है कि बिखरे हुए प्राचीन तंत्रों में से उत्तम भाग को लेकर यह संग्रह किया गया। प्रस्तुत संग्रह ग्रंथ का नाम है अष्टांग हृदय। मतलब जैसे कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये बहुत प्राचीन है। अष्टांग हृदय ये कलयुग में लिखी गई सबसे मतलब लेटेस्ट जो संहिता है वो अष्टांग हृदय है। तो देखिए, हमारे आयुर्वेद में संहिता 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक बृहत्त्रयी और एक लघुत्रयी। बृहत्त्रयी में आता है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। ठीक है, तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता बहुत प्राचीन समय में लिखी है और उसकी लैंग्वेज थोड़ी समझने में कठिन है। तो आचार्य वाग्भट ने क्या किया, चरक संहिता जो कि मेडिसिन की स्पेशल बढ़िया बुक है, और सुश्रुत संहिता वो जो सर्जरी की स्पेशल बढ़िया बुक है, इनका सार भाग लेकर के, इनका उत्कृष्ट भाग लेकर के इनको एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा, उस नॉलेज को इनकलकेट किया। तो ये बढ़िया काम आचार्य वाग्भट ने किया। इसीलिए आज भी सबसे ज्यादा जो फेमस है वो अष्टांग हृदय है, समझने में आसान है, और ज्यादा से ज्यादा जो वैद्य है ये अष्टांग हृदय को रेफर करते हैं चिकित्सा के लिए, क्योंकि मैंने बताया वो आसान है और उसमें पूरा जो ज्ञान है
वो एक कंपाइल्ड रूप में प्रॉपर सीक्वेंस में अच्छे से वहां पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया अष्टांग हृदय का स्वरूप। उसके बाद हम बात करेंगे दोष के प्रकार। 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात पित्त कफश्चेति त्रयो दोषा समासतः, जो हमने पहले देखा। उसके बाद दोषों के स्थान देखेंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, उसी इसमें बताया कि देखो ये हमारा ये है, ये फॉर एग्जांपल नाभि है, तो नाभि से ये जो मध्य भाग है ये पित्त है, नाभि से नीचे वात है, और उर मतलब चेस्ट हमारा डायफ्राम से ऊपर, लंग्स, रिबकेज सब, ये वो जो स्थान है वो कफ का स्थान है। उसके बाद दोषों का अग्नि पर प्रभाव। देखो दोष जो है, आगे ये पॉइंट है, 6th पॉइंट पहले देख लेते हैं। वात पित्त कफ, इन दोषों का सूक्ष्म अध्ययन सम्यक तरीके से करके ही वैद्य सफल बनता है। तो ये त्रिदोष इतने इंपॉर्टेंट है ना, कि त्रिदोष अगर आपको अच्छे से पता होंगे, उसका आपको अच्छे से नॉलेज होगा, तभी आप एक सफल डॉक्टर, एक सफल चिकित्सक, सफल वैद्य बन सकते हैं। तो यहाँ पर बात ये है ना कि दोष इतने इंपॉर्टेंट है कि हर चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, हर चीज पर उनका प्रभाव है। तो उसी तरह से दोषों का अग्नि पर भी प्रभाव है। व्हाट इज अग्नि? अग्नि इज बेसिकली द डाइजेस्टिव फायर। अग्नि क्या है? आपको क्वेश्चन आया होगा ना, अग्नि क्या है? अग्नि बोले तो डाइजेस्टिव फायर। ठीक है, तो डाइजेस्टिव फायर की 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली। क्या है? एक विषम अग्नि, एक तीक्ष्ण अग्नि और एक मंदाग्नि। मंदाग्नि मतलब लो डाइजेस्टिव फायर, और ये कफ दोष के आधिक्य की वजह से होती है। अगर आपने कफ दोष में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं होगा अभी के लिए जान लीजिए। कफ के जो गुण होते हैं ना, उसकी वजह से अग्नि भी यहाँ पर मंद हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर पित्त दोष की बात करें तो पित्त दोष ये उसका कर्म में ही है। दर्शनम पक्ति रुष्माच, पक्ति मतलब पचाना, पित्त का काम ही मेन पचाना है, हर जगह मेटाबॉलिज्म करना। तो पित्त की वजह से तीक्ष्ण अग्नि मतलब जल्दी जल्दी भूख लगेगी। मतलब कोई लोग होते हैं ना, वो खाया 3-4 घंटे में पच गया, फिर से भूख लग गई, तो ये है तीक्ष्ण अग्नि वाले लोग। और मंद अग्नि मतलब कम भी खाया, फिर भी उनको बहुत टाइम बाद भूख लग रही है, मतलब कम भूख लग रही है ना, भूख इतनी अच्छे से नहीं लग रही है। तो ये प्राकृत की बात कर रहा हूं मैं, मतलब नेचुरल की बात कर रहा हूँ, नेचुरल अवस्था। नहीं तो आप बोलोगे कि भूख कम लग रही है, तो वो डिसीज वाली अवस्था भी हो सकती है। लेकिन इंसान का जो बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंसान का जो प्रकृति है, तो अगर कफ प्रकृति है, या फिर जो अग्नि का स्थान है, मतलब जाठर अग्नि जो है, वो जो स्थान है, वहां पर अगर कफ का आधिक्य हुआ, तो नेचुरल बात हो रही है यहाँ पर, तो क्या होगा? ये मंदाग्नि होगी। पित्त दोष का आधिक्य हुआ तो तीक्ष्ण अग्नि होगी, और वात दोष का आधिक्य होगा तो विषम अग्नि। अब आप बोलोगे कि विषम अग्नि क्या है? विषम अग्नि बोले तो कि जिस तरह से आप इमेजिन करो, एक दिया है, दिए को दिवाली में आप जब लगाते हो, बाहर रखते हो, तो हवा आती है, तो हवा आने से क्या होता है? दिया फड़फड़ता है। और फड़फड़ने की क्रिया को अगर सूक्ष्म रूप से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो दिया कभी अच्छे से प्रज्वलित होता है, मतलब अच्छे से जलता है, और कभी एकदम बुझने जैसा हो जाता है, कभी थोड़ा सा कम होता है, कभी एकदम बुझने पे आता है, लेकिन फिर से हवा कम हो जाती है, तो फिर से उसकी अग्नि बढ़ जाती है, फिर से वो दिया अच्छे से जलने लगता है, अच्छे से प्रज्वलित हो जाता है। तो यही है विषम अग्नि का मतलब। हम कोरिलेशन इस तरह से कर सकते हैं कि मतलब वात क्या है? वात बेसिकली आप इसको विंड से कंपेयर करो, वायु से कंपेयर करो। तो अगर उस तरह से कंपेयर करोगे, तो शरीर में भी वात है, मतलब वायु तत्व का ही तो रिप्रेजेंटेशन शरीर में कौन कर रहा है? वात। वायु ये पंचभौतिक तत्व है, हमारे शरीर के अंदर वायु वात है ना। वायु का कौन रिप्रेजेंटेशन कर रहा है? वात दोष। ठीक है, तो वात दोष की वजह से क्या होगा कि अगर किसी ने मतलब ज्यादा खाना खा लिया, मतलब पचाने में कठिन, पचाने में मतलब डाइजेशन में डिफिकल्ट खाना खा लिया, या फिर ज्यादा अमाउंट में खाना खा लिया, गपागप भसड़ करके एकदम गचागच खा लिया। ठीक है, तो विषम अग्नि ऐसी है कि कभी कभी ऐसा, इस तरह का भोजन करने से भी क्या फास्ट पचा देती है, ऐसा भी होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पचाने में हल्का आसान आहार है, वो खा लिया, फिर भी उसको पचाने में टाइम लेता है। मतलब विषम अग्नि मतलब विषम बोले तो अपोजिट, विषम बोले तो
ठीक नहीं है, सही नहीं है। तो ऐसा ही इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं। दिए का एग्जाम्पल याद रखिए। तो विषम अग्नि का मैंने आपको अच्छे से उदाहरण बता दिया है। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से बैक करके 10, 20, 30 सेकेंड्स इसको क्या करके पीछे करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है विषम अग्नि। हमने अग्नि देख ली, ठीक है, ये पॉइंट हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद कोष्ठ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स के प्रकार एवं दोषों के प्रभाव। कोष्ठ आपको आएगा आगे फर्स्ट ईयर में। इसका श्लोक है स्थानाम अग्नि पक्वानाम मूत्रस्य रुधिरस्य च रुद्रुंडुक फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते। आप डरिए मत, आगे आपको आएगा, आसानी से मैं लर्न करवाऊंगा। हर एक चैप्टर फर्स्ट ईयर का अच्छे से आपको कवर करवाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। मैं आपके साथ हूँ, याद रखिएगा। आपकी जर्नी बहुत आसान हो रही है, आसान होती रहेगी। मैं करूंगा, मैंने जो प्रॉमिस किया था आपको वो प्रॉमिस जरूर पूरा करूंगा, पूरा कर रहा हूं। ठीक है, तो कोष्ठ बोले तो क्या, कोष्ठ बोले तो आप एक समझ सकते हैं कि जैसे ये हेड है, ये हाथ पैर, ये हाँ, तो इसमें ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ये कोष्ठ, कोष्ठ बेसिकली, कोष्ठ में क्या आता है, स्टमक, पैनक्रियाज, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये जो एरिया आप बोलोगे कोष्ठ चैप्टर में डिटेल में मैं अच्छे से आयुर्वेदिक कंसेप्ट से समझाऊंगा कि कोष्ठ क्या है। लेकिन अभी के लिए बस जस्ट सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बस हल्का हल्का बस कि समझ आ जाए, आप उसको एक तरह से रिलेट कर सको, है ना। तो उस तरह से मैंने आपको एकदम सरल तरीके से बता दिया कि ये जो एरिया है इसको बोलते हैं कोष्ठ। तो कोष्ठ, एक कोष्ठ परीक्षण नाम का चीज होता है हमारे आयुर्वेद में। कोष्ठ परीक्षण बोले तो ये जो पेट वाला एरिया जिसको अपन, देखो पेट जो नॉर्मल इसमें बोलते हैं वो पेट, और स्टमक अलग है। स्टमक बोले तो जो जे शेप का ऑर्गन होता है वो स्टमक, और एक नॉर्मल इसमें बोलते हैं ना मेरा पेट दुख रहा है, तो पेट को क्या बोलते हैं, पेट। मतलब आपको समझ आ रहा है ना कि एक उपमा, एक कंपैरिजन हम बोलते हैं कि पेट दुख रहा है। पेट मतलब वो इधर भी दुख सकता है, इधर भी दुख सकता है, इधर भी, इधर भी। तो जिस तरह से पेट की डेफिनेशन है अभी के लिए आप उसको कोरिलेट कर लो सीधा सीधा कोष्ठ। पेट मतलब कोष्ठ, उसमें सब आ गया, स्टमक आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियाज, सिकम, कोलोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब आ गया। ठीक है, तो कोष्ठ परीक्षण की मैं बात कर रहा था। तो कोष्ठ परीक्षण में क्या करते हैं, हमारा जो हाथ रहता है वो हाथ यहाँ पर रखते हैं पेट पे, कोष्ठ पे, और उसको दबा के चेक करते हैं। तो अगर दबाने में कठिन रहा, मतलब कड़क रहा, मतलब हम जब दबा रहे हैं तो हार्ड हमें फीलिंग आ रही है, तो वो क्रूर कोष्ठ होता है और वो वात दोष की वजह से होता है। वही दबाने पर अगर हमें स्मूथ फील होता है, मतलब जैसे आटा नहीं रहता का, आटा, आटे में हम आटा अगर आप घर में अगर आपकी मम्मी आटा गूंथती है तो आप चेक करना, आटा जो गुना हुआ आटा है उसमें आप दो अपनी उंगली डालिए, तो जिस तरह से स्मूथ फील होता है, कंपैरिजन नॉट एग्जैक्टली, उसी तरह से अगर कुछ आपको पेट पे या फिर कोष्ठ पे हाथ लगा के, स्पर्शन परीक्षा बोलते हैं, स्पर्श, टच करना, तो टच करके हम ये परीक्षा कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं, मतलब परीक्षा कर रहे हैं, उसको स्पर्शन परीक्षा कहेंगे। ये पदार्थ में आपको आएगा, दर्शन परीक्षा, स्पर्शन परीक्षा, तब हम उसको देखेंगे। तो हाथ लगाने पर अगर हमें स्मूथ फील होता है, हमें मृदु फील होता है, तो ये होगा मृदु कोष्ठ, है ना। और ये पित्त दोष की वजह से होगा, मृदु कोष्ठ पित्त दोष की वजह से। और मध्य कोष्ठ कफ दोष और तीनों के सममात्रा के रहने पर होती है। देखो मध्यम कोष्ठ मतलब ना ज्यादा स्मूथ है ना ज्यादा कड़क है, बीच में। तो इसकी दो अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था क्या, पहली अवस्था मतलब अगर कफ दोष का अधिक्य है ना, कफ दोष स्निग्ध है, पिच्छिल है ना, तो है ना। और दूसरा सम दोष, मतलब तीनों दोष समान है, उस अवस्था में भी हमारा मध्य कोष्ठ होता है। तो ये हमने कोष्ठ पढ़ लिया, कोष्ठ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के प्रकार और उसका दोषों पर प्रभाव। ठीक है, उसके बाद दोषों से गर्भ प्रकृति का वर्णन क्या दिया हुआ है, दोषों से गर्भ प्रकृति का वर्णन। हमारे जो दोष है उनका गर्भ के प्रकृति को डिसाइड करने में क्या रोल है। गर्भ बोले तो फीटस, इंट्रा यूटराइन लाइफ, जब हम माँ के पेट में होते हैं तब दोषों के क्या इफेक्ट से क्या होता है। तो ठीक है, गर्भाधान काल में
मतलब कंसीव होने के टाइम में माता पिता के आर्तव तथा शुक्र में, आर्तव बोले तो ओवम और शुक्र बोले तो स्पर्म में अधिकता में उपस्थित दोष के अनुसार क्रमतः गर्भ की 3 प्रकृतियां बताई गई। देखो यहाँ पे कैसा है, ये हमारा ओवम है, यहाँ पे हमारा ये स्पर्म है। तो कैसा रहता है कि जैसे आप प्रकृति परीक्षण का अभियान चला तो आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया लग गई होगी, थोड़ा सा आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। प्रकृति बोले तो ये 3 दोष है, कौन सा दोष किसी में ज्यादा रहता है, कौन सा दोष कम होता है। तो जो दोष सबसे ज्यादा होता है वो उसकी प्रकृति होती है, मतलब वो दोष उस पर्सन में डोमिनेट करता है। जिस प्रकृति जो रहती है ना, प्रकृति एक तो ऐसी बोले कि डायरेक्ट वातज प्रकृति, कफज पित्तज, या फिर ऐसी होती है वात पित्तज पित्त कफज कफ पित्तज, है ना। तो इसमें जो पहले लिखा होगा वो ज्यादा डोमिनेंट होगा, ज्यादा परसेंटेज में होगा। दूसरा वो सेकंड डोमिनेंट होगा और उसका परसेंटेज सेकंड स्टैंड करेगा आफ्टर द फर्स्ट, ठीक है। और एक सम प्रकृति होती है, मतलब वात पित्त कफ सब बैलेंस है। इसमें सबसे ज्यादा कॉमन जो कौन सी हमको देखने को मिलती है, सेकंड वाली। सेकंड जो मैंने कैटेगरी बताई कौन सी वाली, जिसमें कि क्या होता है, क्या होता है जी, वात पित्तज पित्त कफज वात कफज, ऐसी ये कॉमनली हम में ये पाई जाती है। ये मोस्ट एबंडेंट है, ज्यादातर मैं बोला 90% से ऊपर, मैं तो कहूंगा 95% से ऊपर यही होती है। तो ये मैंने आपको प्रकृति का ज्ञान क्यों सिखाया, इसलिए सिखाया, इसलिए आपको यहाँ पे मैंने रिवाइज किया या फिर बताया, क्योंकि यहाँ पर इस कंसेप्ट का हमको जरूरत पड़ने वाला है। तो जिस तरह से हमारे शरीर की अधिकता, मतलब जो दोष आधिक्य में है, जो दोष सबसे ज्यादा एबुंडेंट है हमारे शरीर में, जो दोष डोमिनेट करता है उसकी प्रकृति है, उसी तरह ये जो हमारी गैमिट रहती है, ये फीमेल गैमिट है, ये मेल गैमिट है। अब इस मेल गैमिट में उस पर्सन जिसका स्पर्म है, तो उसके अकॉर्डिंग इस स्पर्म में दोषों की अधिकता होगी। उसी तरह से ये जो हमारा ओवम है, इस ओवम में भी क्या होगी, जिस फीमेल का ये ओवम है उस फीमेल की बॉडी के अनुसार इस ओवम में भी दोषों की अधिकता होगी। और जब ये फर्टिलाइज होंगे, स्पर्म और ओवम, और क्या बनेगा, जाइगोट। तो इसका जो दोषों का कॉन्स्टिट्यूशन है, ओवम का और स्पर्म का भी, दोनों का दोषों का कॉन्स्टिट्यूशन जब मिलेगा तो उससे फिर प्रकृति डिसाइड होगी आने वाले बच्चे की। तो देखो, तो हीन प्रकृति कब बनेगी, जब वात दोष की अधिकता, मतलब इसमें देखो लड़ाई चलती है, इन त्रिदोषों में लड़ाई चलती है, फाइट चलती है। जो दोष जीता वो सिकंदर, वो डोमिनेंट, वो अपने गुण धर्म दिखाएगा, वो अपने रंग दिखाएगा, है ना। और जो दोष कम रहा तो वो दुबक के बैठेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब वो उसकी बात मानेगा, उसके नीचे बोला ना, झुक के रहना पड़ेगा मेरे सामने, मेरे आगे, है ना, वैसा है ना, उस तरह से कुछ, ठीक है। तो ये हो गया हीन प्रकृति। मतलब हीन बोले तो सबसे इंफीरियर प्रकृति कौन सी होती है, देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूं। हीन प्रकृति, सबसे हीन प्रकृति वात दोष की अधिकता की वजह से। उसके बाद मध्यम प्रकृति क्या है, पित्त दोष की अधिकता की वजह से, ये मध्य प्रकृति। और उत्तम प्रकृति कफ दोष की अधिकता, मतलब जिसमें कफ दोष की अधिकता होगी वो उत्तम प्रकृति वाला होगा। अब जो प्रकृति दो दोषों के मिश्रण से बनती है निंदनीय मानी जाती है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो प्रकृतियां दो दोषों के मिश्रण से बनती है वह निंदनीय मानी जाती है। अभी मैंने बताया कॉमनली फाइंड यही है, अब इन्होंने निंदनीय बताया। निंदनीय बोले तो क्या बोलते हैं उसको, मतलब इंफीरियर टाइप। तो इसके ऊपर इस पे कहना मेरा ये है, अगर मैं कहते बैठूंगा ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, मुझे इसका एक्सप्लेनेशन पता है, ये लंबा हो जाएगा, इसलिए नहीं कहता हूँ। जो सच में इंटरेस्टेड है कमेंट कीजिए नीचे, अगर लाइक ज्यादा आएंगे, बहुत सारे लोग इसका जवाब जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि हम सबकी निंदनीय, हम सबकी प्रकृति खराब है क्या। इस पे अगर आप जवाब चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, ज्यादा कमेंट ज्यादा लाइक उसके ऊपर आए तो मैं स्पेशली एक तो कमेंट करूंगा, नहीं तो वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा, ठीक है। समधातुज प्रकृति सबसे श्रेष्ठ होती है, मतलब वात पित्त कफ ये तीनों अगर समान है, इक्वल है,
तो वो प्रकृति हो क्या होगी, सबसे बेस्ट होगी, सबसे श्रेष्ठ होगी। अब जिस प्रकार विष कृमि में विष के गुण आ ही जाते हैं, उस प्रकार शुक्र आर्तों में जिस गुण की अधिकता होगी वह, ये ऐसा ही है, इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। मतलब देखो, स्पर्म ओवम में जैसा जेनेटिक्स होगा, जैसे गुण होंगे वैसे जायगोट में आएंगे, जैसे जायगोट में आएंगे आगे बन के जो फर्टिलाइज होगा, आगे जो सॉरी फिटस बनेगा, जो बेबी बच्चा पैदा होगा उसमें भी वही गुण रहेंगे। यही कह रहा है, और बाकी कुछ नहीं। तो मेरे हिसाब से लेक्चर लंबा हो गया है थोड़ा, हम यहीं पे रुकते हैं। और इसके बाद हम, अभी हमने यहाँ पे 8th कर लिया दोषों से गर्भ प्रकृति का वर्णन, उसके बाद वात दोष के गुण यहाँ से हम अगले अगले क्लास से शुरू करेंगे। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।